नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा इस प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सीडीएस जुगाड़ से। तो हम लोग की चल रही थी ज्योग्राफी की सीरीज, जहां पे हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी के सभी लेक्चर्स को बहुत विस्तार से आपके एग्जाम के लिए। तो आइए इसी सीरीज को देखते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है अर्थक्वेक। आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बेसिक से लेकर के बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन बनते हैं अर्थक्वेक टॉपिक से। तो उन्हीं सभी को विस्तार से एक ही क्लास में आज हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं सीडीएस 1 2025 की। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं आज के क्लास के बारे में। सबसे पहली चीज साथियों जो आज हमको पढ़ना है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में भूकंप कहते हैं, कोई कोई इसे जलजला कहता है। क्या होता है अर्थक्वेक, इसके बारे में हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। जो ये वाइब्रेशन आता है अर्थ सरफेस पे, वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक। तो अर्थ की सरफेस पे जो आपको ये वाइब्रेशन देखने को मिलता है, इसी को हम लोग अर्थक्वेक के नाम से यहां पे जानते हैं। तो उम्मीद है ये आप सभी को यहां पे समझ में आएगा। वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। इसे हम लोग अर्थक्वेक के नाम से यहां पे जानते हैं। इतना उम्मीद है आप सभी को यहां पे समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, वाइब्रेशन होता है जो अर्थ की सरफेस पे, उसी को हम लोग अर्थक्वेक के नाम से यहां पे जानते हैं। अब वाइब्रेशन आता क्या है, क्यों आता है, आप सभी ने प्लेटों के बारे में पढ़ा हुआ था। तो प्लेटें जब मूवमेंट करती हैं उसी से वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है। प्लेटें कैसे मूवमेंट करती हैं साथियों, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, स्पेशली जो दो लैंड प्लेटें, जब दो जमीनी प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो उस कंडीशन में आपको जो है इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और उस इंपैक्ट की वजह से जो है सेस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगें निकलती हैं, और उसी से भूकंप को आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, अर्थ के सरफेस के अंदर वो जगह जहां पे दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर वो जगह जहां पे दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जगह को हम लोग फोकस के नाम से यहां पे जानते हैं, या इसी फोकस को हम लोग हाइपोसेंटर के नाम से भी यहां पे जानते हैं। तो हाइपोसेंटर क्या होता है, जहां पे दो सेस्मिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, और जहां से टकराती है और जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, उस जगह को हम लोग फोकस या फिर हाइपोसेंटर के नाम से यहां पे जानते हैं। उम्मीद है इतना आप सभी को यहां पे समझ में आ गया होगा। ओके, आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगला पॉइंट यहां पे देखते हैं। देखिए आमतौर पे जो हमारा ये फोकस होता है, ये 50 से लेकर के 100 किलोमीटर की गहराई पे होता है, ठीक है। फोकस की जो गहराई होती है वो 50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की डेप्थ में आपको देखने को मिलता है। अगर फोकस जितना ज्यादा गहरा होगा, भूकंप का इंपैक्ट उतना कम होगा। अगर फोकस हमारा बहुत कम गहरा है, कम गहराई में है, तो इसका मतलब उस भूकंप भले वो छोटा होगा लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो ये वाइब्रेशन होती है, जो ये इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की, ये डिपेंड करती है किसकी डेप्थ में, कितनी डेप्थ में प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। अगर कम डेप्थ में है तो उससे इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, उससे अर्थक्वेक से उससे नुकसान बहुत ज्यादा होगा। वहीं पे अगर गहराई बहुत ज्यादा है तो इस कंडीशन में आपको इंपैक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है। इतना सबको क्लियर हुआ साथियों, बहुत बढ़िया। चलिए आइए बढ़ते इसी के साथ अगला पॉइंट यहां पे देखते हैं। देखिए भूकंप आने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं जहां पे खड़ा हूं, इसके नीचे दो प्लेटें आपस में टकरा गई, दो प्लेटें आपस में टकराई, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंटर के नाम से यहां पे जानेंगे। लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं उस, क्योंकि ये सरफेस पे है और मेरे नीचे दो प्लेटें आपस में टकराई हुई हैं, तो मैं जहां पे खड़ा हूं इस जगह को ईपी सेंटर बोलेंगे, और मेरे नीचे जहां पे दो प्लेटें आपस में टकराई हैं उस जगह को हम लोग फोकस या फिर हाइपोसेंटर के नाम से यहां पे जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे खड़ा हूं,
तो ये जगह हमेशा सरफेस पे होगी। सरफेस पे वो जगह जिसके नीचे दो प्लेटें आपस में टकराई हैं, तो उस जगह को हम लोग ईपी सेंटर के नाम से यहां पे जानेंगे। तो इतनी चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ईपी सेंटर क्या होता है? सरफेस पे वो जगह जिसके नीचे दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, उसी जगह को हम लोग ईपी सेंटर के नाम से यहां पे जानते हैं। ठीक, उम्मीद इतना आप सभी को यहां पे समझ में आ गया होगा। आगे चला जाए साथियों, चलिए बहुत बढ़िया सीखे के साथ अगली चीज यहां पे देखते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अगर आप भूकंप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। भूकंप का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी के नाम से इसे हम लोग यहां पे जानते हैं। ठीक है, और जो आदमी इसका अध्ययन करता है उस आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे? द मैन हु स्टडी अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजिस्ट। ठीक है, जो इसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोलते हैं, और वो व्यक्ति जो इसका अध्ययन करता है उसी को हम लोग, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट के नाम से इसे हम लोग यहां पे जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते इसी के साथ अगला चीज यहां पे देखते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या भूकंप में, जब अर्थ क्वेक आता है, दो प्लेटें आपस में टकराती है, तो उससे हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो शेक करने लगती है, वो वाइब्रेट करने लगती है। इसी वजह से आपको जो है भूकंप देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं यहां पे हमारी जो साथियों यहां पे अर्थ क्वेक है, ये 3 तरीके से बटी हुई है। अर्थक्वेक आते ही हमारे सरफेस पे 3 तरीके की वेव्स निकलती हैं, इन्हीं को हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स क्या होती है? भूकंपीय तरंगे। ये वो तरंगे होती हैं जो भूकंप आने के बाद निकलती हैं। टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स। टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स। टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं? सेस्मिक वेव्स वो होती हैं जो सेस्मिक वेव्स वो होती हैं साथियों जो भूकंप आने के बाद निकलती हैं। तो ऐसी वेव को हम लोग सेस्मिक वेव्स के नाम से यहां पे जानते हैं। इसमें सबसे पहली जो वेव आपको ध्यान रखनी है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव, इसी प्राइमरी वेव को हम लोग और भी 2 प्राइमरी वेव्स, इसी प्राइमरी वेव को हम लोग प्राइमरी वेव बोलते हैं, इसी को हम लोग पी वेव बोलते हैं, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से यहां पे जानते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है पी वेव, क्या होता है प्राइमरी वेव और क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। बहुत ध्यान के साथ सभी लोग यहां पे समझिएगा। पी वेव, प्राइमरी वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से इसे हम लोग यहां पे जानते हैं। देखिए ये वेव, फॉर एग्जांपल आपकी अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने के बाद जैसे ही 2 प्लेटें आपस में टकराई तो सबसे पहली वेव निकलती है, वो कौन से निकलती है? वो पी वेव निकलती है सबसे पहले। तो सबसे पहले फर्स्टली ट्रांसमिटेड वेव कौन सी है? वो है आपकी पी वेव। सबसे पहली ट्रांसमिटेड जो वेव है वो कौन सी है? वो है आपकी पी वेव। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये ट्रेवल करती है, ये आपको देखने को मिलेगी, ट्रेवल करती है सॉलिड में और लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही ये वेव आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो वेव है साथियों, ये आपको एयर में भी, गैस में भी देखने को मिलती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में भी देखने को मिलती है। आप कुछ लोग कहते हैं कि गैस, भूकंप जो है वो गैस में, हवा में नहीं आता है।
हवा में नहीं आता, लेकिन इस वेव का असर हवा तक जाता है। इसीलिए वो पंछी जो हवा में उड़ते हैं वो इस वेव को महसूस कर लेते हैं और उनकी गतिविधियों में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। चिड़िया इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं, गाय भैंस हमारी इधर उधर भागना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि वो सब जानवर इस वेव को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इंसान इस वेव को महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आइए अगला पॉइंट यहाँ बात करते हैं। इसमें जो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो वेव है साथियों, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल चलती है। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से यहां पे जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से इसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अगला पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना साथियों, ये जो हमारी पी वेव है साथियों, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत जो है शॉर्ट होती है, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो इसमें इसको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी वेव है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ अगर हम बात करें, इसकी वेवलेंथ की बात करें तो इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, शॉर्ट होती है। और वहीं पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है। तो ये भी आपकी पहचान है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वेवलेंथ इसकी बहुत छोटी होती है। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें, इसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है ये वेव चलती है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, किसके अंदर साथियों? पी वेव्स के अंदर। ठीक, इतना सबको क्लियर हुआ साथियों? इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? सभी लोग जल्दी से बताइए अगर सबको क्लियर है। चलिए बढ़ते इसी के साथ, अगला यहाँ पे हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला जो है हमारी जो अगली वेव है, जिसे हम लोग बोलते हैं एस वेव, सेकेंडरी वेव के नाम से यहाँ पे जानते। तो पहली वेव हम हो गई हमारी पी, दूसरी है हमारी जिसे हम लोग बोलते हैं एस वेव के नाम से। आइए बात करते हैं एस वेव के नाम से, इसी को हम लोग सेकेंडरी वेव बोलते हैं, एस वेव बोल सकते हैं आप इसे, इसी को आप सेकेंडरी बोल सकते हैं, इसी को आप जो है एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक मिनट साथियों, इसी को आप एस वेव बोल सकते हैं, इसी को आप सेकेंडरी बोलते हैं, इसी को आप ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव के नाम से यहां पे जानते। तो आपसे पूछे कि ट्रांसवर्स वेव कौन सी है, तो वो है आपकी एस वेव। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं इसी के साथ, इस वेव के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये भी वेव जो है भूकंप आने के बाद जो सेकंड नंबर पे वेव निकलती है वो कौन सी निकलती है? एस वेव निकलती। सबसे पहले पी निकलेगी, फिर कौन सी निकलेगी? एस निकलेगी। ठीक है, तो सेकंड वेव ट्रांसमिटेड, सेकंड वेव जो निकलती है वो कौन सी है? वो है आपकी एस वेव। अगला पॉइंट जो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना साथियों, एस वेव के अंदर जो हमारी ये एस वेव है साथियों, इसकी अगर हम बात करें, ये सॉलिड में चलती है, लिक्विड में चलती है, लेकिन ये सॉलिड में चलती है लेकिन ये लिक्विड में नहीं चल पाती। लिक्विड का मतलब ये है ये पानी में नहीं चल पाती। जब ये पानी में नहीं चल पाती तो आप सभी को पता है हमारा जो कोर है, अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो कोर है वो पूरी तरीके से मॉल्टेन फॉर्म में पिघला हुआ है, तो इसीलिए ये हमारे कोर को पार नहीं कर पाती। जब ये हमारे कोर को पार नहीं कर पाती है तो इसीलिए हमारे साइंटिस्ट को पता चलता है कि हमारा कोर कैसा है? पिघला हुआ है। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है ऐसी कौन सी सेस्मिक वेव्स है जिससे हमको जानकारी मिलती है अर्थ के इंटीरियर के बारे में? तो वो कौन सी वेव है? हमको बताती है एस वेव। तो क्योंकि ये इट ट्रेवल ओनली इन सॉलिड एंड गैस। ठीक है, तो ये केवल सॉलिड और गैस में चलती है। ओनली इन सॉलिड एंड गैस। आइए
बढ़ते हैं इसी के साथ अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं साथियों। इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नॉर्मल होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इसमें हाई और लो लिखने का कोई मतलब नहीं होता फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। स्पीड की अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, इसकी जो स्पीड होती है साथियों, इसकी जो स्पीड होती है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब जो है हम सबसे ज़्यादा होती है पी वेव की, फिर एस वेव की होती है, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत धीरे होती है, मतलब मीडियम होती है एक तरीके से आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ट्रांसवर्स वेव के नाम से इसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अगला पॉइंट जो आप सभी को यहाँ पे ये ध्यान रखना है साथियों, ये जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है, ये केवल और केवल चलती है कहाँ पे, ये कोर को पार नहीं कर पाती। तो इस यहाँ पे इट कैन नॉट पास थ्रू कोर, तो ये हमारे कोर को पार नहीं कर पाती। इतनी बातें बस आपको इसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखनी है। इतना सबको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते इसी के साथ अगली वेव देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एल वेव के नाम से, इसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं एल वेव के नाम से। अगली वेव है हमारी एल वेव, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस वेव के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। सरफेस वेव सबसे इंपॉर्टेंट वेव आपकी जो है वो यही है, जिसको आपको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि सब जो अर्थक्वेक आपने देखा पी आती, एस आती, लेकिन ये एल वेव ही है जिसकी वजह से हमारी अर्थ में वाइब्रेशन आती। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट वेव कौन सी है, वो है आपकी एल वेव। आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं एल वेव के नाम से, ठीक है। सबसे पहली बात, इसे हम लोग एल वेव बोलते हैं, इसी को कुछ लोग जो है लव वेव बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को एल को लव वेव के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो नोन एज लव वेव। लव वेव के नाम से यहाँ पे जानते हैं। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं साथियों। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी डिस्कवर बाय H.D. लव। तो ये साइंटिस्ट है H.D. लव, इसीलिए इस वेव का नाम इस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, लव वेव के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अगला पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखना है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करती है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, सबसे नुकसान, जो पी आएगी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, एस आएगी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जैसे ही एल आएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कौन सी करती, एल वेव यहां पे करती है, ठीक है। इसी एक वेव को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसी को बोलते हैं रे लाइट वेव्स के नाम से यहां पे जानते हैं। तो अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग रे लाइट वेव्स भी कहते हैं, और या फिर इसी को आप लोग आर वेव्स भी कह सकते हैं। तो आपके एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा आर वेव कौन सी है, लो ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो आर वेव, एल वेव को भी आप लोग यहां पे बोल सकते हैं। ये चलती है भैया सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में ये आपको जो है देखने को मिलती है। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें, इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी जो स्पीड होती है साथियों वो होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड बहुत धीरे होती है, इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही आपको स्लो देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी के साथियों, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत जो है बहुत स्लो होती, बहुत ही हाई होती है, सॉरी स्लो होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी स्लो होती है और वेवलेंथ इसकी हाई होती है। वेवलेंथ इसकी हाई होती है, तो इस चीज को भी आपको यहां पे ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी इसकी स्लो होती है और वेवलेंथ इसकी बहुत ज्यादा आपको हाई देखने को मिलती है,
ठीक, इतना सबको समझ में है भैया इसके अंदर। चलिए आइए अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं साथियों। अगला पॉइंट जिसमें आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जो है ये है वेव्स के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सेस्मिक स्केल्स के बारे में। हम भूकंप नापने के लिए 3 तरीके का स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग सेस्मिक स्केल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहला जिसे हम लोग बोलते हैं पी वेव, सॉरी, जिसे हम लोग बोलते हैं मार्केली स्केल। मार्केली स्केल। दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं रिक्टर स्केल। तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं रोसी फेरल स्केल। रोसी फेरल स्केल। आमतौर पे हम भूकंप नापने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अगर भूकंप की तीव्रता 2 से लेकर के 3 रिक्टर स्केल की है मतलब वो आम है, लेकिन अगर उसकी तीव्रता 4 से ज़्यादा हो गई तो मतलब वो भूकंप क्या है? खतरनाक होता है। तो इसको बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम मार्केली स्केल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 11 तक होती है। 0 से लेकर के 11 तक की आपको वैल्यू देखने को मिलती है मार्केली स्केल में। रिक्टर स्केल में जो वैल्यू होती है, अब देखिए जैसे नॉर्मल आपके स्केल होते हैं उसमें लिखा रहता है 0 1 2 3 4, ऐसे ये 0 से लेकर के 11 तक होती है। रिक्टर स्केल आपकी 0 से लेकर के 10 तक होती है। वहीं पे जो आपकी रोसी फेरल स्केल है ये आपकी 1 से लेकर के जो है ये आपकी 10 तक होती है। 1 से लेकर के 10 तक होती है। तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं, इस वैल्यूज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ इतनी बातें बस आपको ध्यान रखनी है अर्थक्वेक टॉपिक के अंदर। उम्मीद है इतना आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सीडीएस जुगाड़ से, जिसका लिंक नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।